हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जो कि एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट होता है, मौसम वैज्ञानिक। और जैक एनॉय नाम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था जो खास करके मौसम में हो रहे बदलाव और उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते थे। इसके बाद जैक को उसके दो साथी जेसन और फ्रैंक के साथ अंटार्कटिका में देखते हैं, जहाँ पर ये तीनों वहाँ जमी हुई बर्फ का सैंपल इकट्ठा कर रहे होते हैं। पर तभी सैंपल लेते वक्त अचानक से वहाँ पे जमी बर्फ टूटने लगती है और वो पूरी की पूरी जगह दो भागों में बट जाती है। और फिर हम देखते हैं बर्फ टूटने के कारण बर्फ में बहुत ही बड़ी खाई हो गई थी। इसी दौरान जैक देखता है कि उन्होंने जो सैंपल लिए हुए थे वो खाई के दूसरे तरफ रह गए हैं। अब जैक उन्हें लेने के लिए जंप मारता है और सैंपल लेके जैसे ही वापस आ रहा होता है, बर्फ के और गिरने के कारण खाई बहुत ही बड़ी होती है, लेकिन वो फिर भी जंप मारता है लेकिन दूसरी तरफ पहुंच नहीं पाता। तभी उसके साथी देखते हैं कि जैक अभी भी एक टूल के मदद से खाई में लटका हुआ है। फिर उसके साथी जेसन और फ्रैंक सही समय पर उसे ऊपर खींच लेते हैं, जिसके बाद ये तीनों भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि अभी अभी क्या हुआ। अब कुछ ही समय के बाद हम यूनाइटेड नेशन ग्लोबल वार्मिंग की दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जहाँ पर जैक भी होता है और वो सबको बता रहा होता है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले कुछ समय में अर्थ के तापमान में काफी तेजी से बदलाव हो रहा है और अगर हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो आने वाले 100 सालों के बाद बड़े बड़े ग्लेशियर और हिमालय जैसे पर्वत पिघलकर समुद्र में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से मौसम में काफी बदलाव होगा, जैसे कि कई सारे बड़े बड़े तूफान आएंगे और बहुत ज्यादा बारिश भी होगी, जिसके कारण साउथ और नॉर्थ पोल का तापमान भी तेजी से गिरने लगेगा, जिससे धीरे धीरे सारी अर्थ जमने लगेगी और एक बार फिर से अर्थ पर आइस एज का समय आएगा, जिसके कारण इंसान और मनुष्य अर्थ पर रह नहीं पाएंगे। अब ये सुनने के बाद आसपास के सारे लोग इसे बेकार की चीजें कहने लगते हैं। हालांकि वहाँ पे समुद्र की रिसर्च करने वाला यानी ओशनोग्राफर रैप्सन जैक की बातों से सहमत होता है, जिसके बाद हम दिल्ली का मौसम देखते हैं जो काफी तेजी से बदल रहा होता है। उसके बाद हम रैप्सन को उसकी टीम के साथ स्कॉटलैंड में देखते हैं, जो कि जैक की कई बातों को ध्यान में रखकर मौसम के बदलाव के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तो वही दूसरी तरफ हम जापान में देखते हैं, जहाँ पे अचानक से आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरना शुरू होता है, जिससे वहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा चोट आती है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो अपनी पत्नी लूसी से फोन पे बात कर रहा होता है, जहाँ पे लूसी जैक से कहती है कि इस नए रिसर्च के कारण वो अपने फैमिली को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहे। आगे वो बताती है कि इनका जो बेटा रहता है सैम, उसने दूसरे शहर में होने वाले एक क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है, इसीलिए जैक से सैम को एयरपोर्ट लेके जाने के लिए कहती है, जिस पर जैक लूसी से वादा करता है कि वो सैम को समय रहते वहाँ पहुँचा देगा। फिर कुछ देर के बाद जैक सैम को एयरपोर्ट तक छोड़ देता है और हम सैम को प्लेन में देखते हैं, जहाँ पे वो अपने दोस्त लॉरा और ब्रायन के साथ होता है, जो सैम के साथ कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। पर तभी अचानक से तूफान की वजह से प्लेन में काफी ज्यादा टर्बुलेंस आने लगते हैं, जिससे सभी बहुत ही डर जाते हैं। इसी दरम्यान हम स्पेस में देखते हैं, जहाँ पे दो एस्ट्रोनॉट होते हैं और वो अर्थ को जब मॉनिटर कर रहे होते हैं तब देखते हैं कि अर्थ के ऊपर बर्फ का बहुत ही बड़ा तूफान आया है और अर्थ देखते ही देखते पूरी सफेद हो रही है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इधर रैप्सन को भी पता चलता है कि ओशन में 3 अलग अलग जगह पर मौसम काफी तेजी से खराब हो रहा है। वही इस तरफ सैम, लॉरा और ब्रायन न्यूयॉर्क में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनका कंपटीशन था, जहाँ पर जब सैम आसमान की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि सभी पंछी काफी ज्यादा संख्या में उड़कर कई दूसरी जगह जा रहे हैं, जो बात सैम को बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि पंछी दूसरी जगह तभी भागते हैं जब बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला था। फिर ये लोग अपने स्कूल की जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ पे कंटेस्ट था। पहला राउंड हो जाता है जिसमें ये लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद इन्हें ब्रेक दिया जाता है और ये तीनों जेडी नाम के लड़के से मिलते हैं। तो ये दूसरी जगह पे रैप्सन जैक को कॉल लगाकर बताता है कि उसने दिल्ली में यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में जो भी कहा था वो सब कुछ सच है, लेकिन मौसम के बारे में सारे बदलाव 100 सालों में नहीं बल्कि अब भी हो रहे हैं, और अपनी सारी रिसर्च उसे फॉरवर्ड करता है। अब ये जानने के बाद जैक काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इनके पास ज्यादा समय नहीं रहता, धरती कभी भी जम सकती थी। अब यहाँ पे जैक नासा के सीनियर टॉम से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि हमें वेदर की जानकारी देने वाली एक खास मशीन का मॉडल बनाना होगा, लेकिन टॉम जैक को मना कर देता है। लेकिन इसी दरम्यान लॉस एंजलिस में हम देखते हैं, जहाँ पे पूरे शहर
शहर में बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा था, जिसके कारण देखते ही देखते शहर के सारे लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ब्लेक को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो देश के सारे प्लेन्स को उड़ान भरने से रोक लगाते हैं, जिसके बाद ये बात टॉम तक पहुँचती है और वो भी समझ जाता है कि जैक ने जो भी रिपोर्ट्स दिए थे वो सारे सच थे, क्योंकि दुनिया भर में मौसम भारी तेजी से खराब हो रहा है। इसीलिए टॉम जैक को वो मॉडल जल्दी से जल्दी तैयार करने के लिए कहता है। इसके लिए जैक और उसकी टीम को पूरा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाता है। अब जैक उस मॉडल को बनाने में लग जाता है और करीब 24 घंटे लगातार काम करने के बाद उन्हें पता चलता है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो बस 6 से 8 हफ्तों में ही पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी। इसी दरम्यान जैक अपने बेटे सैम को कॉल करके वापस आने को कहता है, लेकिन सैम बताता है कि कोई भी प्लेन उड़ान नहीं भर रहा है, इसी के कारण वो वापस नहीं आ सकता। जैक काफी टेंशन में आ जाता है। इसी दरम्यान काम के रिलेटेड उसने जितने भी रिपोर्ट बनाई थी वो वाइस प्रेसिडेंट बेकर को दिखाता है, लेकिन बेकर जैक की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर रैप्सन भी देखता है कि मौसम में बहुत ही ज्यादा बदलाव आ रहे हैं। वो नॉर्थ पोल की न्यूज देखता है जहाँ पे बर्फ का भारी तूफान आ रहा होता है, और वही हम स्कॉटलैंड में भी देखते हैं जहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर बर्फीले तूफान की वजह से क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि वो हवा में चलते चलते सीधा जम जाते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर का ब्लेड ही रुक जाता है और अंत में सभी लोग गिर के मारे जाते हैं। यहाँ पे जैक को स्कॉटलैंड की रिपोर्ट मिलती है, इसीलिए वो रैप्सन को कॉल करके बताता है कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाए, क्योंकि उनकी तरफ ही तूफान काफी तेजी से बढ़ रहा है। जिस पर रैप्सन कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इसीलिए अब कुछ भी नहीं हो सकता, और इसीलिए वो जैक से आखिरी बार गुड बाय कहता है। इसके बाद हम उस जगह पर बर्फीला तूफान आते हुए देखते हैं और इसी तूफान में रैप्सन और उसके बाकी के कलीग्स भी मारे जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में हम देखते हैं जहाँ पे सैम और उसके दोस्त थे। यहाँ पे बहुत ही जोरों से बारिश हो रही थी और खराब मौसम के कारण इनका कंपटीशन तो बंद कर ही दिया गया था, लेकिन सैम और काफी सारे लोग वहाँ पे फंस गए थे। इसीलिए एक सिक्योरिटी गार्ड उनको पब्लिक लाइब्रेरी में जगह दे देता है। फिर तभी सामने से सैम को एक बहुत ही बड़ी सुनामी की लहर आते हुए दिखाई देती है, इसीलिए वो लॉरा और अपने दोस्त को बचाकर लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन इन सब में लॉरा के पैर को चोट लग जाती है। और अब हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क शहर में चारों तरफ पानी भर गया था। यहाँ पे सैम लाइब्रेरी के अंदर एक टेलीफोन के जरिए कैसे तैसे जैक को कॉल लगाने की कोशिश करता है। काफी देर के बाद उसका कॉल लगता है और वो अपने पिता को न्यूयॉर्क का पूरा हाल बताता है कि कैसे वहाँ पे सुनामी आई थी, लेकिन वो बच गया है। पर जैक कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो और उसके दोस्त जो भी है वो लाइब्रेरी से बाहर ना निकले। फिर वो सैम को बताता है कि जितना हो सके वो खुद को गर्म रखने की कोशिश करे, क्योंकि हर जगह ठंड बहुत ही बढ़ रही है। सैम काफी डरा हुआ था, उससे जैक उसे समझाता है कि वो डरे ना, जल्द से जल्द उसके पिता उसे लेने के लिए आएंगे, वो उसका इंतजार करें। और देखते ही देखते लाइब्रेरी के इस हिस्से में पूरा पानी भर जाता है। तो वही दूसरी तरफ कॉल के बाद टॉम के इंसिस्ट करने पर जैक प्रेसिडेंट ब्लैक से मिलता है और उन्हें अपनी सारी रिसर्च की जानकारी देता है। उन्हें बताता है कि यूएस का जो नॉर्थ का हिस्सा है वहाँ पे बहुत ज्यादा हवामान खराब होने के कारण सारे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए वहाँ के लोगों को बचाकर उन्हें साउथ यानी मेक्सिको की तरफ भेजना होगा, क्योंकि वहाँ की कंडीशन अभी भी बेहतर है। इसीलिए अब प्रेसिडेंट से बात करने के बाद जैक अपने दोस्त जेसन और फ्रैंक को लेकर सैम को लेने के लिए न्यूयॉर्क के लिए बढ़ता है। वही इधर न्यूयॉर्क में तापमान गिरने की वजह से जितना भी पानी भरा हुआ था वो पूरा जमने लगता है और सैम के साथ साथ लाइब्रेरी में फंसे हुए लोग बाहर का नजारा देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनमें से फिर एक पुलिस वाले की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो साउथ की तरफ ही जा रहे होते हैं, इसीलिए वो सभी लाइब्रेरी से निकलकर साउथ की तरफ चलने लगते हैं। और तभी सैम उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहता है और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसके पिता नासा के साथ काम करते हैं और उनके मुताबिक उन्हें लाइब्रेरी में रुकना चाहिए, क्योंकि तापमान अब तेजी से गिरने वाला है और वे लोग रास्ते में ही मारे जाएंगे अगर उन्हें ठीक से सपोर्ट नहीं मिला तो। साथ ही सैम उन सबको ये भी बताता है कि उसके पिता ने वहाँ आकर उन्हें बचाने का वादा किया है, लेकिन उनमें से कोई भी सैम की बात पे विश्वास नहीं करता। और फिर सैम के दोस्त और कुछ लोगों को छोड़कर बाकी के सारे लोग निकल जाते हैं। यहाँ पे जैक के कहने पर उसकी पत्नी लूसी भी मैक्सिको की तरफ निकल पड़ती है। इसके बाद हम जैक, जेसन और फ्रैंक को न्यूयॉर्क की तरफ जाते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक से इंजन ठंडा होने के कारण गाड़ी खराब हो जाती है और उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। इसके बाद हम सैम और उसके दोस्तों को देखते हैं जो खुद को गर्म रखने के लिए लाइब्रेरी की सभी किताबों को जलाना शुरू करते हैं। इसी दरम्यान प्रेसिडेंट ब्लेक की एक
हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है और अब वाइस प्रेसिडेंट बेकर को नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इधर जैक और उसके दोस्त पेंसिल्वेनिया तक पहुंच जाते हैं, जहां पे पूरी बिल्डिंग बर्फ के कारण ढक चुकी थी। उन्हीं में से एक बिल्डिंग से फिसलने के कारण फ्रैंक की मौत हो जाती है। इसीलिए अब ना चाहते हुए जैक और जेसन आगे बढ़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि लॉरा की हालत काफी खराब होने लगती है, इसलिए सैम और उसके दोस्त मेडिकल फैसिलिटी से दवा लाने का सोचते हैं। उन्हें वहाँ पे एक लाइफ बोट मिलती है जिसके सहारे वे लोग आगे बढ़ते हैं। और जब ये लोग मेडिकल फैसिलिटी से दवा ले रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके ऊपर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं, जो कि एक जू से आजाद होकर आए थे। और एक भेड़िया उन्हीं में से जेडी को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। पर सैम जेडी के साथ ब्रायन को भी भेड़िए से बचाकर सही सलामत लाइब्रेरी के अंदर लेके आता है, जहाँ पर वो लॉरा को दवाई देता है। और दवाई लेने के बाद लॉरा थोड़ा ठीक फील करने लगती है। तो वही दूसरी जगह पे हम जैक और जेसन को देखते हैं और अचानक से तूफान आने के कारण जेसन ठंड में ही बेहोश होने लगता है। इसीलिए जैक उसको लेकर एक जगह पर रुकने का फैसला करता है। वही स्पेस में उन एस्ट्रोनॉट को अर्थ के ऊपर तूफान कम होते हुए दिखाई देता है। इसके साथ न्यूयॉर्क में भी तूफान रुक जाता है और जैक जेसन के साथ फिर से चलना शुरू कर देता है, जो कि जल्दी ही सैम के पास लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं, जहां जैक अंत में अपने बेटे से मिलने में सफल हो जाता है। और फिर सैम और उसके साथ रुके हुए बाकी लोगों को बचाने के लिए जैक टॉम को कॉल करके मदद मांगता है। और फिर टॉम ये बात प्रेसिडेंट बेकर को बताता है, जिस पर नए प्रेसिडेंट तुरंत जैक और बाकी लोगों को बचाने के लिए वहां पर हेलीकॉप्टर भेज देते हैं, जिसकी मदद से सैम और बाकी के लोग बच जाते हैं। अब ये लोग आगे चलकर देखते हैं, जो लोग लाइब्रेरी से निकले होते हैं उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन अब तूफान थमने लगा था। इसीलिए जो भी लोग अपने घर में सुरक्षित थे वो धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब मौसम धीरे धीरे खुद ब खुद साफ हो रहा है और जल्द ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर मूवी के आखिरी सीन में प्रेसिडेंट बेकर टीवी पर सभी लोगों से अपनी गलती की माफी मांगते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते जैक की बात नहीं मानी थी, क्योंकि अगर वो जैक की बात मानते तो काफी सारे लोगों को बचा सकते थे। आगे मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि जो भी इस एक हफ्ते में हुआ था अर्थ पर, वो दरअसल नेचर का बस एक छोटी सी वार्निंग थी कि अगर समय रहते हमने अपने आदतों को नहीं बदला तो इसी तरह इंसान इस अर्थ से मारे जाएंगे। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय।